Hello everybody, welcome to jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम्स। तो आज इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगी दी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन दी लेटर डेज ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी। तो मतलब मैंने ऑलरेडी एक पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था आपको जनवरी 1 से लेके जनवरी 20 तक जितने इम्पोर्टेंट जजमेंट्स थे। आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी जो रिमेनिंग डेज जो बच गए हैं उसके जो अच्छे जजमेंट्स आए हैं उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी। सो आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो ऑफ द पार्ट 1 ऑफ दिस सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट केस इज जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता एंड दिस हैज बीन डिलीवर्ड जस्ट 2 days बैक। 2022 का जजमेंट है। एक ऐसा ही जजमेंट 2018 को भी आया था। दैट मीन्स इन द ईयर 2018 ऑल्सो अ सेम जजमेंट हैज कम बाय द सेम साइटेशन, लेकिन वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। बिफोर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू ए कैडर, स्टेट ऑब्लिगेटेड टू कलेक्ट क्वांटिफिएबल डेटा रिगार्डिंग inadequacy of representation of SC and ST and this has been held by the Supreme Court, जिसमें ये कहा गया था कि if a state or center wants to provide reservation in promotion then it has to collect the quantifiable data। इसका मतलब होता है आंकड़ा कलेक्ट करना है for what? For inadequacy of representation of particular people। जैसे क्या होता है कि जब हम कोई भी स्टेट अगर हम बताएं तो उसमें जब रिजर्वेशन प्रमोशन में दिया जाता है तो इन दैट केस क्या होता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है एंड दोज कंडीशंस हैड ऑलरेडी बीन लेड डाउन इन द एम नागराज केस। तो चलिए देख लेते हैं इसके फैक्ट क्या है। द सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन द यूनियन गवर्नमेंट्स plea to do away with the requirement of collecting quantifiable data by the center and states to determine the representation of people belonging to scheduled castes and scheduled tribes while implementing reservation in promotion। तो एम नागराज के जजमेंट के हिसाब से द जजमेंट केम इन द ईयर 2006 जिसमें एक बर्डन दिया गया ऑन द स्टेट एंड आल्सो ऑन द सेंटर कि अगर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना चाहते हो इन प्रमोशन देन यू हैव टू कलेक्ट द क्वांटिफिएबल डेटा। तो इसी को डू अवे करने के लिए इसमें जो हमारे जो अटॉर्नी जनरल रहते हैं उनका दलील रहता है कि दिस प्रोसेस हैज टू बी डन अवे विथ। मतलब इस कलेक्टिंग जो हम कलेक्ट हमें जो करना है क्वांटिफिएबल डाटा इसको नहीं रखना चाहिए एंड इट शैल बी द डिस्क्रिशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट्स अबाउट हाउ टू गिव रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू द रिजर्व क्लास। लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट नकार के कहती है कि नहीं, इस चीज को हटाया नहीं जा सकता। अगर आंकड़ा अगर कलेक्ट करने को कहा गया है तो आंकड़ा ही कलेक्ट करना है। आगे देख लेते हैं। The union government pressed for reservation in promotion proportionate to the population of SCs and STs as per a 1995 judgment by the top court in the R.K. Sabharwal's case. Attorney General K.K. Venugopal argued that it should be left to the center and state to decide on promotional avenues for SCs and STs. He added there was a roster system in place in every cadre of the government departments to ascertain the post required to be filled by SCs and STs and therefore the prerequisite of quantifiable data as was laid down by the two constitution bench judgments of the apex court should not remain। तो सुप्रीम कोर्ट कहती हूँ जो हमारे अटॉर्नी जनरल रहते हैं वो एक जजमेंट आया था 1995 में ऑल्सो नोन एज आर के सबरवाल। उस जजमेंट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक रोस्टर मेंटेन करना चाहिए इन ईच कैडर। तो रोस्टर क्या होता है, रोस्टर में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं अबाउट द रिजर्व कैंडिडेट्स कि किन किन जितने भी हमारे रिजर्व कैंडिडेट जो एससी एसटी से उनका रोस्टर बनता है। उसमें ये लिखा गया रहता है कि कितने मतलब डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से कितने सीट्स वेकेंट है, अबाउट एवरीथिंग। तो इसी हिसाब से जितने भी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट है उसी हिसाब से इस रोस्टर के हिसाब से ही प्रमोशन डिसाइड करी जाती थी। लेकिन आफ्टर द नागरा जजमेंट एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि नहीं, रोस्टर मेंटेन करने के साथ साथ आपको क्वांटिफिएबल डेटा भी कलेक्ट करना है, जो कि एक काफी टफ एक्सरसाइज है फॉर द सेंटर एज वेल एज द स्टेट। द रोस्टर सिस्टम द सेंटर सबमिटेड वाज बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज and had been working well in all government departments and that the condition of collecting quantifiable data on the inadequacy of representation of SCs and STs may not be required at all
About the aspect of overall administrative efficiency, Venugopal said that government employees are promoted only on the basis of their ACRs and therefore there is no need to lay down any additional criteria. Quantifiable data collect करना एक additional criteria हो चुका है. रोस्टर तो मेंटेन हो रहा है. रोस्टर में जो इंदिरा साहनी के जजमेंट में जो कहा गया था कि दैट द रिजर्वेशन लिमिट शैल नॉट एक्सीड 50%, तो प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन ऑफ SC/STs को ही ये रोस्टर बताता है कि इसमें कितने हमारे मतलब कि इन रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट से उस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इट इज एक्चुअली ऑन द लाइफ ऑफ द प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन और उसी हिसाब से रिजर्वेशन भी तय की जाती है इन प्रमोशन. और एफिशिएंसी ऑफ सर्विस की बात कहा जाए, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया इन एम नागराज जजमेंट. इसमें एजी का कहना ये होता है कि ऑलरेडी दी प्रमोशन आर बेस्ड ऑन द एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसे इसलिए किया जाता है ताकि एक एफिशिएंसी मेंटेन हो सके कि ऐसा नहीं कि कोई कैंडिडेट जिसे अपना काम नहीं करना आता हो या तो फिर वो अपने काम में सही से वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे लोगों को आगे जाके प्रमोशन ना हो. तो इसलिए ACR भी करी जाती है टू मेंटेन द एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन. In 2006, a constitution bench's ruling in the M. Nagraj case made it incumbent upon the state to collect quantifiable data showing inadequacy of representation of a section of people in public employment in addition to maintaining overall administrative efficiency. इसमें तीन चीजें कही गई थी इन नागराज जजमेंट में. सबसे पहला तो है आपको दिखाना है करंट बैकवर्डनेस, उसके बाद सेकंड हो गया इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल एंड थर्ड इज एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन. तो अगर तीन क्राइटेरिया को अगर कोई कैंडिडेट अगर वो फुलफिल करता है तभी उसकी आगे जाके रिजर्वेशन हो सकती है इन प्रमोशन. The aspect of the quantifiable data was endorsed by another constitution bench by its 2018 ruling in the Jarnail Singh case, which also mandated the exclusion of the creamy layer before providing for reservation in promotion. So 2018 का जो जनरल सिंह का जजमेंट था और इस साल का जो जनरल सिंह का जजमेंट आया है, इन दोनों में बस इतना फर्क है कि क्वांटिफिकेबल डेटा को कलेक्ट करने के लिए 2018 के जजमेंट में भी कहा गया था, लेकिन एक क्राइटेरिया थी फर्दर बैकवर्डनेस को भी शो करना है, बस उस क्राइटेरिया को हटा दिया गया था. इट वाज सेट असाइड. और उसके साथ साथ एक क्रीमी लेयर एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इवॉल्व किया गया था. उसके साथ मतलब कि ऐसा SC/STs में ऐसे बहुत सारे सेक्शन ऑफ पीपल है हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हायर पोस्ट. तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको रिजर्वेशन देना है प्रमोशन में तब इसमें क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल भी लगेगा. मतलब वैसे सेक्शन के पीपल विच हैव ऑलरेडी गॉट द बेनिफिट्स उन्हें दोबारा से प्रमोशन नहीं मिलेगा, बल्कि ऐसे लोग उसके निचले स्तर पे, उसी कैटेगरी के जो निचले स्तर पे जिन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है आगे जाके उनको प्रमोशन मिलेगा. The top court was hearing a batch of petitions arising out of judgments from 11 high courts which delivered rulings on various pertinent reservation policies in the last 10 years. Some of the states from where these judgments arose included Maharashtra, Bihar, Delhi, Uttar Pradesh, Tripura, Madhya Pradesh and Punjab. तो इसी जो जजमेंट जो आया था जनरल सिंह का एंड ऑल्सो द जजमेंट विच हैव बीन डिलीवर्ड इन द एम नागराज केस, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो गए थे और इसके रिलेटेड प्रमोशन से रिलेटेड बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहे हैं इन दिस गिवन स्टेट. कम से कम 11 हाई कोर्ट में प्रमोशन रिलेटेड मैटर्स पेंडिंग है और वो चीज जाके अपील में जाती है सुप्रीम कोर्ट में इन दिस केस. तो इसी केस में वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इंडिविजुअल पिटीशन पे तो कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन एज एन ओवरऑल एक डिसीजन दिया जो कि सब पे एप्लीकेबल है. तो देख लेते हैं क्या है. सो फर्स्ट विल नो दैट ए बेंच कंप्राइजिंग जस्टिसेस एन नागेश्वर राव, संजीव खन्ना, B.R. गवाई has decided the broader issues common to the batch of petitions pertaining to the issue of reservation in promotion filed before it in 6 categories and decided those issues without being getting into the merits of the individual cases for the time being. तो ऐसे 6 ऐसे क्राइटेरिया इस पे जजमेंट दिए गए हैं. अब आगे देख लेते हैं वो क्या है. सबसे पहले हम जानेंगे बैकग्राउंड के बारे में. ब्रीफ सा बैकग्राउंड दूंगी. तो आप लोग को जैसे पता है दैट द सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैव ऑलरेडी हेल्ड दैट आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन. जो तब के टाइम के सरकार को ये पसंद नहीं आई
और उन्होंने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, दिस इज आर्टिकल 16(4)(a) which actually provides for the reservation and promotion for the backward classes, for the scheduled castes and as well as the scheduled tribes. उसके बाद फिर से चैलेंज आती है, इस चीज को फिर से चैलेंज किया जाता है इन द केस ऑफ यूनियन ऑफ इंडियन अदर्स वर्सेस वीरपाल सिंह, जिसमें एक इशू था कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। आर्टिकल 16(4)(a) के जरिए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को भी लाया गया था, लेकिन उसके बाद जजमेंट आती है वीरपाल सिंह में, और वीरपाल सिंह के जजमेंट में ये कहा जाता है कि आर्टिकल 16(4)(a) डजंट स्पीक अबाउट कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट का बंदा अगर ही इज गेटिंग प्रमोटेड बिफोर अ सीनियर जनरल कैंडिडेट, देन फॉर द सब्सिक्वेंट प्रमोशन ही विल रिटेन हिज सीनियरिटी। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई एक डिपार्टमेंट है, दोनों एक ही पोस्ट पे है, और कोई अनरिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है एंड ही इज एक्चुअली 3 years सीनियर टू हिज जूनियर रिजर्व कैंडिडेट, और जूनियर रिजर्व कैंडिडेट को सीनियर के मुकाबले मतलब कि पहले प्रमोशन मिल जाता है, और प्रमोशन मिलने के बाद वैसे तो वह सीनियर हो जाता है, लेकिन he will retain the seniority only when he gets the subsequent प्रमोशन। तो अगर वो जूनियर रिजर्व कैंडिडेट को अगर दोबारा से अगर प्रमोशन होता है, तब वो सीनियर बन जाता है अपने सीनियर अनरिजर्व कैंडिडेट के मुकाबले। It so happened that often the reserve vacancies for the present year could not be filled due to non-availability of candidates, and the same was carried forward. Indira Sahni clarified that reservation under Article 16 Clause 4 cannot exceed 50% upon consideration of representation from the SC/ST community. 16(4)(b) was inserted, which clarified that the vacancies carried forward shall not be clubbed with the current vacancies to determine the ceiling of 50%. तो एक तरीके से रिजर्वेशन के ऊपर रिजर्वेशन उसके बाद फिर से आर्टिकल 16(4)(b) को लाई जाती है, क्योंकि इंदिरा साहनी के जजमेंट में ऑलरेडी कहा गया था कि रिजर्वेशन शैल नॉट एक्सीड दी 50% लिमिट। लेकिन क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक कोई डिपार्टमेंट है, उसने कोई वैकेंसी निकाली, तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट थे, रिजर्वेशन वाले पोस्ट है, जो कि वो वेकेंट हो जाती है, मतलब कि उसके लिए वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं मिल पाता है, तो वो पोस्ट तो बच जाती है। तो उस पोस्ट को क्या करते हैं कि अगेन उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि इस साल का अगर कोई पोस्ट, अगर एससीज के लिए अगर कुछ पोस्ट रखे गए हैं और अगर वो फिल नहीं हो पाता है, उससे कोई सीट्स बच जाते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। तो ऐसे कैरी फॉरवर्ड होते होते जो 50% का लिमिट जो है रिजर्वेशन का, वो ब्रीच कर जाती है। तो 16(4)(b) ने कहा कि अगर कैरी फॉरवर्ड से अगर कोई पोस्ट अगर अगर वो 50% को अगर ब्रीच करती है, मतलब पोस्ट अगर जुड़ते जुड़ते अगर वो 50% वाले लिमिट जो कि दिया है इंदिरा साहनी को, अगर उसके अबव चली जाती है, सो दैट वोंट बी द वायलेशन ऑफ द इंदिरा साहनी जजमेंट, क्योंकि उसमें एक रूल लाया गया, कैरी फॉरवर्ड रूल बाय द अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 16(4)(b). उसके बाद ये दोनों प्रोविजन 16(4) एंड 16(4)(b) दोनों को चैलेंज किया जाता है इन एम नागराज केस में। एम नागराज केस क्या कहते हैं, दोनों आर्टिकल को अपहेल्ड करती है, और उसके साथ साथ कुछ 3 क्राइटेरिया बनाती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि, और 3 क्राइटेरियाज को जैसे ही कोई कैंडिडेट फुलफिल कर लेता है, वैसे ही वो मतलब कि ही गेट्स एलिजिबल टू प्रमोट टू गेट द प्रमोशन। उसके बाद बात आती है 2018 वाले जजमेंट में। तो 2018 वाले जजमेंट में ये नागराज वाले जजमेंट को चैलेंज किया जाता है, इसको रिव्यू के लिए डाला जाता है। लेकिन इस केस में जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जो 2018 का केस है, इसमें पहले तो बेंच रिफ्यूज करती है टू सेंड द नागराज जजमेंट टू रिव्यू बाय ए 7 जज बेंच, और कहती है कि नहीं, ये क्राइटेरिया ठीक है, ये क्राइटेरिया जस्ट इट विल रिमेन जस्ट द सेम। और उसके साथ साथ एक फर्दर बैकवर्डनेस का भी क्राइटेरिया होता है, जो कि वो एक एडिशनल बर्डन दिया जाता है स्टेट या सेंट्रल पे, कि करंट बैकवर्डनेस को शो करने के साथ साथ आपको फर्दर बैकवर्डनेस भी शो करना पड़ेगा टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन। उसे बस स्ट्रक डाउन किया जाता है।
अब देख लेते इसका डिसीजन क्या है। यार्ड स्टिक फॉर अराइविंग एट क्वांटिफाइड डेटा। जो सबसे पहला सवाल जो आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार से कि इस क्वांटिफाइबल डेटा को हम कैसे कलेक्ट करें, इसे कैसे हम डिटरमाइन करें। The court held we are of the opinion that no yardstick can be laid down by this court for determining the adequacy of representation of SCs and STs in promotional post for the purpose of providing reservation। सुप्रीम कोर्ट मना कर देती, कहती कि नहीं, ये इसके ऊपर हम कोई भी क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं कि ये इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए क्वांटिफाइबल डेटा को किन किन आधार पर कलेक्ट करना चाहिए। द कोर्ट was of the opinion that there is no fixed yardstick to identify equality, justice and efficiency and would depend on facts and circumstances of a particular case, placing reliance on M. Nagaraj and Jarnail Singh. The Supreme Court was of the opinion that the governments ought to be given the liberty to determine the relevant factors for the determination of inadequacy and representation। उसने कहा कि the liberty has to be given to the central or the state जो रिजर्वेशन देना चाहती है। ये आपका काम है, सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि ये सेंट्रल स्टेट का काम है टू डिटर दैट हाउ टू कलेक्ट द क्वांटिफाइबल डेटा, यू हैव टू डिटरमाइन द सेम यूनिट फॉर कलेक्टिंग क्वांटिफाइबल डेटा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर रिजर्वेशन इन प्रमोशन अगर कोई डिपार्टमेंट अगर प्रोवाइड कराता है या अगर सेंट्रल स्टेट अगर प्रोवाइड कराता है, देन इट हैज टू make the provision as per the cadre but not as per the class or group or the entire service। मतलब कैडर के हिसाब से ही आपको कैडर को एज अ यूनिट आपको मान के चलना है और उस हिसाब से ही आपको डेटा कलेक्ट करना है फॉर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो मतलब कहने का मतलब है कि पूरे सर्विस को ऐसे यूनिट मान के रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, बल्कि कैडर को लेना पड़ेगा। कैडर का मतलब ये होता है कि जैसे कि हर किसी का अलग अलग पोस्ट होता है, तो उसमें कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिफाइन किए हुए होते हैं, तो आपको उस हिसाब से पोस्ट के हिसाब से ही रिजर्वेशन डिटरमाइन करना है, लेकिन एंटायर सर्विस उस हिसाब से नहीं डिटरमाइन किया जा सकता है बिकॉज इट विल अमाउंट टू डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद पीरियोडिकल रिव्यू के बारे में कहा जाता है। while refusing to express any view on the discontinuation of reservation in public employment, the Supreme Court opined that the data collected to establish inadequacy of representation which forms the basis for providing reservation for promotion should be reviewed periodically। एक यहाँ पे जैसे कि दूसरे पक्ष के एडवोकेट भी थे एंड द नेम ऑफ द एडवोकेट वाज सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरा नारायण। तो इसमें एक बात उठी थी डिसकंटिन्यूएशन ऑफ रिजर्वेशन। क्योंकि उनका कहना था द लैंड शेयर ऑफ रिजर्वेशन फॉर मेंबर्स ऑफ एसटीज एंड एसटीज एक्रू टू द बेनिफिट ऑफ अ सेलेक्ट फ्यू विद इन दिस कैटेगरीज। क्योंकि एक तो ये रिजर्वेशन का प्रोविजन जो है जो बना गया एसटीज एंड एसटीज के लिए, ये उनको नहीं पहुंच पा रहा है जिन्हें इनकी जरूरत है, बल्कि इनमें से कुछ क्लासेस है जिनको बार बार इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की और उसने कहा कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है कि पीरियोडिकली जो भी आप डेटा कलेक्ट करके जो भी आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हो इन प्रमोशन, इट कैन बी रिव्यूड पीरियोडिकली। और लेकिन वो कितने साल बाद उससे आप मतलब रिव्यू कर सकते हो, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, बल्कि इट वाज एक्चुअली लेफ्ट इट फॉर द गवर्नमेंट्स कंसिडरेशन। उसके बाद है प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द जजमेंट इन एम नागराज। द कोर्ट हेल्ड as making the principles laid down in M. Nagaraj effective from the year 1995 would be detrimental to the interest of a number of civil servants and would have an effect of unsettling the sanity of individuals over a long period of time. It is necessary that the judgment of M. Nagaraj should be declared a prospective effect. Doctrine of prospective overruling, it was actually evolved in the case of I.C. Golaknath versus State of Punjab। तो इसमें ऐसा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग का ये मतलब हुआ कि जजमेंट की देर से फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट और द रूलिंग्स इन द जजमेंट वुड अप्लाई इन दोज केसेस ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन, नॉट फॉर द प्रीवियस और पास्ट ट्रांजैक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि एम नागराज जैसे 2006 में जो जजमेंट आई है, इससे पहले अगर ऐसा कोई भी सिमिलर सिचुएशन या सेम सिचुएशन अगर पेंडिंग है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी, बल्कि उस केस के बाद से जितने भी ऐसे प्रमोशनल रिलेटेड मैटर्स आते हैं उसी के ऊपर ही एम नागराज जजमेंट का अप्लाई होगा। उसके
उसके बाद नेक्स्ट केस है आशीष शेलर वर्सेस महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली 2020. Here suspension of 12 Maharashtra BJP MLAs for 1 year grossly illegal, worse than expulsion, disqualification और रेजिग्नेशन दैट हैज बीन टर्म्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. इस केस को आप जाने गए होंगे. इस पर कुछ 12 बीजेपी एमएलएस थे जिनको 1 साल के लिए सस्पेंशन में रखा गया था एंड इट वाज टर्म्ड एज ग्रॉसली इलीगल बाय द सुप्रीम कोर्ट और उनके सस्पेंशन को कैंसिल कर दिया गया था. अब देखते हैं क्या है. इन ए बिग रिलीफ टू द 12 BJP MLAs who were suspended by the Maharashtra Legislative Assembly by resolution dated 5th of July 2021 for a period of 1 year due to indisciplined and unbecoming behavior resulting in maligning the dignity of the House. The 3-judge bench of A.M. Khanwilkar, Dinesh Maheshwari and C.T. Ravikumar justices has held that the said resolution is unconstitutional, grossly illegal, irrational to the extent of period of suspension beyond the remainder of the concerned session. तो इसमें ऐसा हुआ था कि those 12 BJP MLAs, they were actually intentionally suspended for 1 year. तो as per the rule, suspension इतना लंबा नहीं हो सकता है. Suspension will only, it will only have the effect till the House is in session. जब तक session चल रहा है तब तक suspension लागू हो सकता है. लेकिन after the expiry of the session in the House, it cannot go beyond that. मतलब हाउस जब तक चल रहा है तब तक सस्पेंशन रहेगा, लेकिन जैसे ही वो सदन खत्म हो जाता है और उसके बाद से ये सस्पेंशन लागू नहीं हो सकता है. Resultantly, the 12 MLAs were entitled for all consequential benefits of being members of the Legislative Assembly on and after the expiry of the period of remainder of the consent session in July 2021. तो जुलाई 2021 तक, मतलब इसी टाइम तक ही वो हाउस सेशन में था और उस तक और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस इसी पीरियड तक ही ये सस्पेंशन वैलिड है, इसके बियॉन्ड नहीं है. और जो भी कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट जो एमएलएस का हक था उनको बाद में रिस्टोर किया जाता है. It was observed that 1 year suspension is worse than expulsion, disqualification or resignation in so far as the right of the constituency to be represented before the House Assembly is concerned. Long suspension is bound to affect the rights harsher than expulsion, wherein a midterm election is held within the specified time in terms of Section 151A of 1951 Act, not later than 6 months. Thus, the impugned resolution is unreasonable, irrational, and arbitrary and liable to be set aside. Resultantly, such an action would be violative of procedure established by law and also manifestly arbitrary, grossly irrational, and illegal and violative of Articles 14 and 21. देखिए 151A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहती है कि अगर कोई सीट अगर वेकेंट है तो विद इन 6 मंथ्स उस सीट के लिए इलेक्शन हो जाना चाहिए. तो अगर मान लीजिए कि और अगर 190 क्लॉज 4 की बात करूं, आर्टिकल 190 क्लॉज 4 वो कहता है वेकेशन ऑफ सीट्स. मान लीजिए अगर कोई मेंबर अगर विदाउट एनी रीजन इफ ही रिमेन्स एब्सेंट फॉर 60 डेज उसके बाद उस पोस्ट को वेकेंट माना जाता है. तो ऑलरेडी यहाँ तो जबरदस्ती से इन लोगों को बिठा दिया गया है कि नहीं आपको आना ही नहीं है सेशन में बिकॉज दे सस्पेंडेड फॉर 1 ईयर. लेकिन इसके कॉन्ट्रेरी में अगर कहा जाए तो 151A और आर्टिकल 90 रीड विथ आर्टिकल 194 ये कहता है कि अगर मान लीजिए अगर कोई आ ही नहीं रहा है, कोई सेशन में अगर उसकी प्रेजेंस नहीं लगा रहा है तो उस केस में तो उस सीट को तो वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए और उसके साथ ही उसकी इलेक्शन भी होनी चाहिए. तो इट इज एक्चुअली कॉन्ट्ररी टू द रूल्स laid down under this section. और इसमें एक और चीज देख लेते हैं क्या कहती है. Such suspension would also violate the basic democratic values owing to unessential deprivation of the member concerned, and more importantly the constituency would remain unrepresented in the assembly. It would also impact the democratic setup as a whole by permitting the thin majority government, that is the coalition government of the day, to manipulate the number of opposition party in the House in an undemocratic manner. Not only that, the opposition will not be able to effectively participate in the discussion debate in the House owing to the constant fear of its members being suspended for longer period. There would be no purposeful or meaningful debates but one in terrorium, and as per the whims of the majority that would not be healthy for the democracy as a whole. देखिए एक ऑपोजिशन का बहुत ही मेजर रोल रहता है इन होल्डिंग द डेमोक्रेसी, इन मेंटेनिंग द डेमोक्रेसी ऑफ अ कंट्री. अगर ऑपोजिशन को ही अगर सप्रेस किया जाए, अगर उसको बोले ना दिया जाए तो दैट मीन्स द रूलिंग गवर्नमेंट इज एक्चुअली एक्सरसाइजिंग इट्स कंट्रोल ओवर द ऑपोजिशन.
और ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के भी खिलाफ है, एंड दिस इज द सेम थिंग विच हैज बीन रिटेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब हम एक केस देखेंगे, दीपक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन रिलेशन टू एक्सटर्नमेंट। अब ये देख लेते क्या है। द सुप्रीम कोर्ट एंड फ्राइडे हेल्ड दैट an order of externment is an extraordinary measure and must therefore be used sparingly, since it takes away the fundamental right to free movement under Article 19 Clause 1 Subclause D। ये एक्सटर्नल ऑर्डर क्या है और एक्सटर्नमेंट के मतलब समझ लेते हैं। एक्सटर्नमेंट मीन्स removal of persons about to commit offense and it also includes person who has committed offense। externment का मतलब ये होता है कि रिमूवल मतलब कि वैसे लोगों को हटाया जाता है फ्रॉम अ स्पेसिफाइड एरिया और फ्रॉम अ नोटिफाइड एरिया, या वो कोई डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है, कोई मतलब कि और भी कोई स्टेट भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वह उस जगह से कोई प्लेस भी हो सकता है, तो उस जगह से उस आदमी को वहां से हटाया जा सकता है बाय द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन केस अगर कोई क्या कहते हैं कि अगर कोई सस्पिशन रहे कि दैट पर्सन इज अबाउट टू कमिट ऑफेंस, और या तो फिर उस पर्सन के खिलाफ बहुत ज्यादा ऐसी शिकायतें हो अंडर आईपीसी एंड ऑल्सो अदर गिवन लॉस कि वो पर्सन जो है वो किसी मतलब कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, तो उसे कुछ पीरियड तक अपने घर से भी अलग हो सकता है। रिमूवल मतलब उसे अपने घर से भी हटा दिया जा सकता है एंड ही कैन स्टे एनीवेयर ही वांट, बट ही इज नॉट अलाउड टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इन अ नटशेल ये केस समझ लेते हैं। अपेलेंट चैलेंज्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट passed under Maharashtra Police Act, which had been upheld by the Bombay High Court. The Supreme Court said that an externment order infringes the fundamental right under Article 19 Clause 1 Subclause D to move freely throughout the territory of India and must therefore stand the test of reasonableness. The Supreme Court ने कहा it is actually against the Article 19 Clause 1 Clause D, which deals with freedom to travel. एंड अगर ऐसा अगर कोई एक्सटर्नमेंट ऑर्डर अगर लाया भी जाता है देन इट हैज टू बी इट हैज टू बी कंपेयर विद द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, और ये कोई एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ ही इस ऑर्डर को इम्पोज करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि इसे कोई रूटीन मैनर में इसे एक्सरसाइज करना चाहिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मस्ट बी एबल इन अ पोजिशन टू शो एप्लीकेशन ऑफ माइंड द बेंच स्ट्रेस्ड। The order in the present case was found to be passed casually and thus quashed. The decision, the bench of Justices Ajay Rastogi and Abhay Asoga observed that Section 56 of the Maharashtra Police Act, although didn't require the authority to write a judgment with elaborate reasons, the authority must be able to demonstrate application of mind. ये सेक्शन 56 जो है ये बड़े आर्बिट्रली तरीके से यूज किया जाता है ऑफ द महाराष्ट्र पुलिस एक्ट। मतलब इसके लिए रीजन देना भी जरूरी नहीं है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि दैट पर्सन कैन बी डेंजरस टू अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, तो वो ऑर्डर दे देता है कि दैट पर्सन शैल बी रिमूव एट अर्लिएस्ट एज पॉसिबल। उसके बाद देख लेते हैं क्या है। द अपेलेंट वाज एक्सटर्न from a district for 2 years based on 5 offences committed under the Indian Penal Code, and the statements of 2 witnesses who stated that appellant's activities were dangerous। उसके ऊपर ऐसे 5 केसेस चल रहे थे और 2 विटनेस भी थे जिसने उसके खिलाफ ये गवाही दी थी कि that his activities are dangerous। A challenge to the court was dismissed by the appellate authority and the Bombay High Court, and the appeal reached the Supreme Court. It was the appellant's submission that the order was nullified since it was passed at the instance of his maternal uncle, a local member of Legislative Assembly, to resolve family disputes. The court, while examining the case, noted that the restriction imposed by way of an externment must stand the test of reasonableness। वही सेम चीज जिसमें ऐसा होता है कि कुछ फैमिली दुश्मनी रहती है और उसके चाचा ने ही ऐसा जबरदस्ती का केस बना के जबरदस्ती करके उसे मतलब इसके ऊपर एक्सटर्नमेंट ऑर्डर पास करवा दिया था। अब आगे देख लेते हैं, और इसमें कुछ है तो नहीं, इसमें अब ऐसा कुछ भी नहीं है। सो लाइक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू ऑल द इम्पोर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द फ्यू डेज टू क्या कहते हैं कि बिल्कुल लास्ट डेज के जितने भी जजमेंट्स थे जनवरी के, मैंने आज आपके साथ यहाँ डिस्कस कर लिया है, एंड आई होप यू ऑल हैव लाइक्ड इट। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल।
So with this note, I'm signing off. Have a great day.